आप सभी का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे वापस से स्वागत है। आज मैं ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स से जो रिलेटेड टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। जैसे कि ये टॉपिक दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट ही है जो एक टू डायमेंशनल मोशन कर रहा होता है। अगर मैं प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करूं कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। An object that is in flight or in air, that is in flight or air after being projected or thrown is called प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब प्रोजेक्टाइल जो है वो कुछ बहुत नया नहीं है। कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये पेन है या फुटबॉल है, बेसबॉल है, क्रिकेट बॉल है। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहने लगते हैं जब वो एयर में उसको थ्रो किया जाता है। तो वही मैंने डेफिनेशन लिखा है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आर एयर आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड आर थ्रोन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। तो कहने का मतलब इस टर्म प्रोजेक्टाइल से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या प्रोजेक्टाइल क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। प्रोजेक्टाइल projectile might be फुटबॉल, एक क्रिकेट बॉल, और बेसबॉल, और एनी अदर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोई प्रोजेक्टाइल एक फैंसी टर्म है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आप क्या कर रहे हैं, एयर में थ्रो कर रहे हैं और वो एक प्लेन में मोशन कर रहा है, अगर वो प्लेन में मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे ये पेन हो, आप हो, हम हो, कोई भी जो है जो थ्रो करने के बाद एक प्लेन में मोशन कर रहा है, मोशन इन टू डायमेंशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर जो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ बिल्कुल वर्टिकल थ्रो करें और वो वापस भी आए। तो इसको हमने देखा था मोशन इन वन डायमेंशन में, हमने कोई ऐसा टर्म नहीं दिया हुआ था, हमने ऑब्जेक्ट से ही काम चला लिया था कि हमने बोला था किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, वर्टिकली थ्रो किया जा रहा है, तो वो क्या करता है, अपवर्ड मोशन करता है।
जिसको वर्टिकल मोशन भी बोलते हैं। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट जाने के बाद जहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, वहां से जब वो रिटर्न होता है तो उस तरीके के मोशन को हम लोग जो है फ्री फॉल मोशन भी हम लोगों ने बोला था, ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल मोशन बोला था। लेकिन वही ऑब्जेक्ट, वही बॉल जो है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से थ्रो करें कि वो एक प्लेन में मोशन करे, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, बोर्ड में जो है ये लेंथ है और विड्थ है, अगर वही जो है ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मोशन करे, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, चाहे जो है हमारे पास बेसबॉल हो, या जो हमने वर्टिकल मोशन के लिए फ्री फॉल के केस में या वर्टिकल मोशन के केस में जो बॉल हमने थ्रो किया था, चाहे वो बॉल ही क्यों ना हो, जब वो मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन करना स्टार्ट कर देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल ही बोलेंगे। तो जो मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फिर उसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी वेक्टर, फिर हमने देखा था एक्सीलरेशन वेक्टर। इन सभी को हमने जो है एक तो जनरल टर्म में स्टडी किया था, फिर इन्हीं को जो है हम लोगों ने स्टडी किया था यूनिट वेक्टर्स के टर्म में। फॉर इंस्टेंट, जब हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया था, डिस्प्लेसमेंट को यूनिट वेक्टर के टर्म में जो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया था, डिस्प्लेसमेंट को हमने जब डिनोट किया था, उस वेक्टर को हमने बोला था डेल्टा आर। इसको सिंपली हम लोगों ने लिखा था, सबसे पहले देखते हैं पोजीशन वेक्टर हमारा जो था, जो पोजीशन वेक्टर था आर जो है, उसको हम लोगों ने कैसे लिखा था, एक्स आई प्लस वाई जी। और इसको किस तरीके से डिनोट किया हुआ था, ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन। और हमने देखा था अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, किसी पॉइंट P पे है, इसको सिंपली डिनोट किया जा सकता था x और y से। तो जो हम लोग इस लाइन को बोलते थे, ये इसको पोजीशन वेक्टर हम बोल देते थे, इसको हम लोग डिनोट करते थे r से, और इसको जब डिनोट करते थे यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो इसको ये क्या हो जाता था, हमारा x हो जाता था और ये हो जाता था y। तो इसको सिंपली हम लोग पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट में क्या लिखते थे, x डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता था वो i कैप हुआ करता था, y डायरेक्शन में जो हुआ करता था उसको हम लोग डिनोट करते थे j कैप से। तो जो है अगर हम इसको क्या लिख सकते थे, r लिख सकते थे xi प्लस yj। और जब भी हमको क्या निकालना होता था, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता था, तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर यही एंगल थीटा निकालना होता था तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, पोजीशन इस तरीके से निकाल लेते थे। जब डिस्प्लेसमेंट निकालने की बारी आती थी तो हम लोग क्या करते थे, उसको लिखते थे डेल्टा आर से। जब डेल्टा आर लिखते थे तो क्या हो जाता था, चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जे, इस तरीके से लिखते थे। और जब हमें वापस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जो है अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो वापस से हम क्या करते थे, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर कर लेते थे। और जब वही थीटा निकालना होता था तो क्या करते थे, tan इनवर्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर लेते थे। यहाँ से बेसिकली मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2 डायमेंशनल मोशन था, ध्यान से देखिए, उसको हम लोग क्या करते थे, 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते थे। एक जो है
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते थे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट में हम क्या करते थे, इसको ब्रेक कर लेते थे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का देखिए ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग ही होता था, और हॉरिजॉन्टल जो है, जो कंपोनेंट है उसका अलग ही ट्रीटमेंट करते थे हम लोग, चाहे वो जो है पोजीशन वेक्टर हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, या फिर अगर हम यहीं पे वेलोसिटी की भी बात कर लें, तो वेलोसिटी को भी हम क्या लिखते थे, v इक्वल टू लिखते थे। वेलोसिटी को हमने लिखा था वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। जब भी इसका जो है मैग्नीट्यूड हमको निकालना होता था तो क्या करते थे, हम मॉड लगा के अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर लिख देते थे, और यहीं थीटा निकालना होता था tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स कर देते थे। ऐसे ही अगर एक्सीलरेशन की बात करें, हम एक्सीलरेशन को जो हम लोग लिखते थे, आता था हमारा जो एक्सीलरेशन होता था उसको भी हम क्या करते थे, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता था, ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिखते थे, और वही जब थीटा निकालना होता था तो tan इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स कर देते थे। तो यानी कि हम देखें, टू डायमेंशन मोशन को अल्टीमेटली हम क्या कर सकते थे, दो अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट में। ये हमको मैथमेटिकली ही दिख रहा था। तो अगर हमको मैथमेटिकली दिख रहा था कि जो हम जो है मोशन इन प्लेन के जो पोजीशन वेक्टर हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं, जो वेलोसिटी वेक्टर हैं, और जो एक्सीलरेशन वेक्टर हैं, उनको दो अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या किया जा सकता था, ब्रेक किया जा सकता था, उन दोनों को हम जोड़ देते थे। तो मैं यहाँ से बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कभी भी जब मोशन इन टू डायमेंशन होगा आपका, अगर आपका मोशन इन 2D है या प्लेन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला जो ब्रेक कर सकते हैं उसको अभी अभी हमने देखा था, उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते थे, जिसको हमने क्या बोला था, नॉर्मली एक्स एक्सिस बोला था, या फिर यूनिट वेक्टर आई से डिनोट किया हुआ था। और दूसरा जो है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स हम क्या कर सकते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, वाई एक्सिस, या फिर यूनिट वेक्टर के टर्म में जे डायरेक्शन बोला हुआ था। जब ब्रेक कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी टू डायमेंशनल मोशन होगा उसको ऐसे मान के चलेंगे कि दो सेपरेट इंडिविजुअल एट द सेम इंस्टेंट, दो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और उन पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हमको फाइंड आउट करना होगा वो इंफॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो जाएगा, हमको पता है कि अगर इंडिपेंडेंटली इसको ट्रीट करना है तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसके जो अभी हम लोगों ने देखा था, अगर इसको जो है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, v एक्स डायरेक्शन में, u एक्स प्लस
ए एक्स टी। इसका इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास होता था एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को जो हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं एक्स एक्सिस में जब जा रहा होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। और यही अगर तीसरा हमारे पास होता था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। इसको क्या लिख सकते हैं वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू द यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2a एक्स एस। ऐसे अलग अलग क्या करेंगे हम ट्रीट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लोग बात करेंगे, ये हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो गया। दूसरा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी देखिए ये जो हमने यस लिखा था, अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसको यस या क्या लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अगर ये y डायरेक्शन में है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे चल के इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू चेंज हो जाएगा y, या कभी इसी को जो है y लिख लेते हैं, या कभी इसी को हम लोग हाइट से भी डिनोट कर देते हैं क्योंकि y डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन हमारा जो होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2a एस जो हो जाएगा, तो यही ट्रांसफॉर्म किया जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a वाई, और इसके जगह जो हो जाएगा y हो जाएगा, ये y हो जाएगा या फिर h हो जाएगा। अब बात आती है कि इनको चलो हमने मान लिया कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स के रूप में हम ट्रीट कर सकते हैं, और जो भी हमको ज़रूरत है, चाहे उसके पोजीशन पे हमको ज़रूरत है या फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत है, या कितने टाइम तक वो उसने जो है कितने टाइम लिया किसी डिस्टेंस को कवर करने में उसकी ज़रूरत है, या कितना डिस्प्लेस हुआ उसकी अगर हमको ज़रूरत है, या फिर कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा उसकी हमें ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, टू डायमेंशनल मोशन को दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जिसको हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला है, दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जिसको हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट बोला है। हमने ब्रेक तो कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद वापस से इन पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा दिया, जैसा कि मैंने बताया आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। जो एक्स डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट कर लीजिए, जो वाई डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है या फिर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट कर लीजिए। फाइनली जब आपको टू डायमेंशनल मोशन आपको वापस से चाहिए होगा, टू डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, उन सबको क्या करिए, जो टू डायमेंशनल इक्वेशन के अभी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़े थे उसी में ले जाके उन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इसके जस्ट पहले हमने देखा था कि यहाँ पे अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है, आपको x मिल जाएगा, आपको y मिल जाएगा, अभी जैसे हमने बताया था। तो r इक्वल टू एक्स को लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ पे y लाके आप पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर का जो है आपको मोशन इन टू डायमेंशन मिल जाएगा। उस जो प्रोजेक्टाइल है उसका पोजीशन आपको मिल जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हो, उसका एंगल जो है वो कैसे चेंज हो रहा है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको सपोज करो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो मान लीजिए हमने लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा है, जहाँ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लिखा, नहीं तो नॉर्मली क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू द टाइम हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू द टाइम। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको मिल गया है पोजीशन वेक्टर मिल गया, या फिर आपको एवरेज वेलोसिटी पता है, अगर पोजीशन पता है तो ये इस तरीके से कैसे पोजीशन चेंज हुआ इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज कीजिए कि डायरेक्ट वेलोसिटी ही दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था, आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है हमको। देखेंगे अभी वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, Vx निकाल लीजिए, Vy निकाल लीजिए, लाके इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मोशन इन प्लेन के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। फिर अगला जो है, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं।
अब बात आती है कि इन दोनों को जो है एज ए सेपरेट कंपोनेंट जो है वो ट्रीट करने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन की ही बात कर लें, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की बात कर लें, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा हो गया, अर्थ के पैरेलल वाला डायरेक्शन हो गया। तो जो नॉर्मल हम लोग कार, बस, ट्रक के लिए अभी तक जो भी डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन या वेलोसिटी निकालते रहे हैं, सेम चीजें एक्स एक्सिस के लिए लग जाएंगे या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लग जाएंगे। और जो हम लोगों ने वर्टिकल मोशन में जो है फ्री फॉल या फिर जो है अपवर्ड मोशन की स्टडी की थी, वो सारे इक्वेशंस कहाँ लग जाएंगे, वाई कंपोनेंट्स पे लग जाएंगे। तो ये हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा मोशन इन प्लेन को स्टडी करना। तो जो मोशन इन प्लेन को समझने का की पॉइंट है वो यही है कि मोशन इन प्लेन को दो इंडिपेंडेंट और साइमल्टेनियसली अकरिंग along the horizontal component and along the vertical component में ब्रेक किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। उन पे इक्वेशन आप मोशन लगाइए, जो जरूरत हो वो फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उनको कहाँ करिए, ले जाके दोनों को वेक्टोरली ऐड कर दीजिए, तो आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं मारना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो हमने इसको थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली देखा था कि जो मोशन इन प्लेन है उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। अब इसको जो है जरा ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करते हैं कैसे। सपोज कीजिए आप बाइक पे हैं, बाइक पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास बाइक है, ट्रेवल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक बॉल आपके पास है, आप उस बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। तो आप जिस स्पीड से आगे जा रहे हैं यहाँ पे बाइक से ही आप क्या करें, लगातार मोशन में आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बॉल क्या होगी, वापस से बॉल कहाँ, आपके हाथ में ही वो रिटर्न होके आएगी। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसकी जो मीनिंग हुई वो ये मीनिंग हुई कि बॉल को आपके हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई लेना देना नहीं। बॉल को आपके हॉरिजॉन्टल मोशन से, जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाइक की मोशन हो रही थी, वो तो आपका कॉमन ही था, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। और बॉल क्या किया, जब ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, जो उसका वर्टिकल मोशन हुआ वो वैसे हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी थी बॉल की वो तो मेंटेन ही थी, जो बाइक की थी वही बॉल की थी। और इस पे जो एक एक्सीलरेशन लग रहा था नीचे की तरफ, इस पे बॉल पे क्या लग रहा होगा, एक्सेल, जब ऊपर आपने फेंका होगा तो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी। तो उसका भी बॉल पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है जो पहले बाइक की वेलोसिटी थी वही क्या थी, बॉल की वेलोसिटी थी, तभी तो आपके हाथ में गिरी, नहीं तो बॉल कहीं पीछे गिर जाना चाहिए था। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी और जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। इसका और अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए आप क्या करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, अगर आप किसी प्लेन में जा रहे हैं, कोई प्लेन में अगर आप जा रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट को आप गिराते हैं, किसी भी मास को अगर आप प्लेन से गिराते हैं, तो नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो कंफर्म है कि ये क्या करेगा, अर्थ को हिट करेगा हर हाल में। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ता जाएगा, ये आपका प्लेन है, पार्सल नीचे तो आता जाएगा, लेकिन जो है जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वही रहेगी। फाइनली जब तक ये अर्थ को नहीं हिट कर जाता तब तक ये क्या रहेगा, बिल्कुल प्लेन के, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल प्लेन के नीचे ही रहेगा। यानी कि अगर यहाँ वापस से हम लोग ध्यान दें कि जो इनिशियल में पार्सल हमारे पास था, जो ऑब्जेक्ट था वो प्लेन में था, इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी, जो vx थी, वो वही बिल्कुल मेंटेन रही, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आए हैं, जब तक कि उसने क्या किया, अर्थ को हिट नहीं कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है, लेकिन नीचे की तरफ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है,
तो एक एक्सीलरेशन भी नीचे आ रहा है, एक्सीलरेशन भी नीचे हो रहा है। तो देखिए वो मतलब दोनों डायरेक्शन में जो है वो मोशन कर रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, नीचे फोर्स लगने की वजह से कोई उस वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर इफेक्ट आ रहा होता तो यहीं कहीं गिर जाना चाहिए था पार्सल को, यहीं कहीं ऑब्जेक्ट को गिर जाना चाहिए था। यानी कि जो हम लोग बार बार ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि मोशन इन प्लेन को जो है, या मोशन इन टू डायमेंशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो उसको यहां से भी देखा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल तब भी इंडिपेंडेंट है जब नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है। अगर इसका थोड़ा भी इम्पैक्ट पड़ रहा होता तो जो है वो हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी चेंज होती। ये सबसे पहले गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था कि जो मोशन इन टू डायमेंशन है उसको टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मोशन में क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, और अपनी मोशन की स्टडी को, मोशन इन टू डायमेंशन की स्टडी को आसानी से समझा जा सकता है। यही इतना नहीं, अभी आपको एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए आप क्या हैं कि कहीं टावर पे खड़े हैं, कुछ इस तरीके से टावर पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने टावर पे आपको खड़ा कर दिया है। आप क्या करते हैं, यहाँ से एक बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो ये अर्थ है अपना। एक को तो बिल्कुल फ्री फॉल में छोड़ देते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है यही वाला है, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोर्स लगा देते हैं। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है, जबकि आपने हॉरिजॉन्टल में फोर्स दिया होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हमेशा सेम रहेगा जो फ्री फॉल के केस में रहेगा। इसका क्या सेंस हुआ कि जो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जब पिछली बार वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट थी। इस बार हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया, देखा कि वो सेम डिस्टेंस तब भी कवर कर रहा है, जो हर सेकंड में डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो दोनों का फ्री फॉल का केस में और जब हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया था उस केस में, दोनों के केस में सेम है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो मोशन इन प्लेन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो प्लेन में मूव कर रहा है, या उसको क्या करें आप दो अलग अलग कंपोनेंट्स में इजीली ब्रेक कर लें। चूंकि मोशन इन वन डायमेंशन के लिए हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को जानते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा अगर जो है हम इस तरीके से ट्रीटमेंट मोशन इन टू डायमेंशन का, मोशन इन प्लेन का कर लें। ये गैलीलियो पहला आदमी था जिसको ये बात समझ में आ गई थी, और उसने इस बात को अपनी बुक में भी पब्लिश किया था उस टाइम, बहुत पहले पब्लिश, और इसको न्यूटन से पहले समझ में आ गई थी ये बात, ठीक है। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल था उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये हमने डिनोट कर दिया एक्स और वाई कंपोनेंट को अपने। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। यानी कि इस प्लेन में जो भी मोशन अब होगा, इस प्लेन में वो हमेशा क्या रहेगा, मोशन इन टू डायमेंशन रहेगा या मोशन इन प्लेन रहेगा। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को जो है वो थ्रो किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो है थ्रो किया या प्रोजेक्ट किया है v नॉट वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से थ्रो कर दिया हमने। कितने एंगल पे किया, थीटा नॉट एंगल पे किया। तो जो ये पाथ कवर करेगा, ध्यान से देखिएगा, पिछली बार हमने पाथ नहीं दिखाया था, आपको भी दिखाते हैं। वो कुछ इस तरीके का
जो पाथ होगा कुछ इस तरीके का उसका पाथ होगा। अब वो ऑब्वियस सी बात है, ये हम समझ सकते हैं। ऐसे जब हम लोगों ने थ्रो किया था, ऐसे जब हम किसी चीज को थ्रो करेंगे तो कुछ इस तरीके का पाथ ही कवर करेगा, कुछ इस तरीके का पाथ वो कवर करेगा। पिछले में देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने देखा था, तो ये जो हमने बनाया था, अगर रियल में इसका पाथ बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से पाथ आएगा इसका, ये पाथ आएगा। यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा इसको पास में बना दिया था, तो यहाँ पे इसका जो थ्रो होगा, उसका अगर पाथ रियल में हम लोग बनाते, तो ये ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टल दिया था तो कुछ इस तरीके से गिरता। इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला, कुछ स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट पाथ होने वाला है। अगर वो प्लेन में मोशन कर रहा है, अगर देखिए कुछ पाथ इसका बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसका, इस तरीके से। तो वही मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने क्या किया है। एक ऑब्जेक्ट को जो है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया थीटा नॉट एंगल पे विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, तो वो कुछ इस तरीके का क्या करेगा, पाथ कवर करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो मोशन इन प्लेन है उसको क्या कर सकते हैं, दो पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर ये है तो हमारा क्या आ जाएगा, v नॉट कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा थीटा नॉट। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं v नॉट साइन थीटा नॉट में ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको ये क्या मिल गई, अगर यहाँ ध्यान से देखें हमारे पास ये जो आपको मिल गया है, ये क्या है, ये ux है और ये हमारा क्या है, vy है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का मिल गया इनिशियल वेलोसिटी का, वर्टिकल वेलोसिटी का हमको कंपोनेंट मिल गया। थोड़े टाइम बाद जब ये इस तरीके का पाथ कवर करता जाएगा, आपको पता है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करता जाएगा, तो जहां भी वेलोसिटी चाहिए, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसको दो कंपोनेंट में, इस वेलोसिटी को अगेन दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। ये एंगल थीटा नॉट से मान लेते हैं क्या हो गया, थीटा 1 हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो इसका आ जाएगा वो bx कंपोनेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में जो आ जाएगा इसका by कंपोनेंट आ जाएगा। थीटा लगातार चेंज होता जाएगा, इवन वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। देखिए v नॉट लिया है हमने, v लिया है लगातार, क्योंकि जो है ये लगातार जो है इस तरीके से इसका जो है लगातार जो भी वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, तो आप देखेंगे केवल इसके पास जो रह जाएगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे vx रह जाएगा हमारा, वो ux रह जाएगा, और जो vy हो जाएगा यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि मैक्सिमम हाइट का भी सोचिए, ऑब्जेक्ट यूं गया है, यहाँ पे पहुंच गया, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो बची नहीं, तो ये क्या करेगा, वापस गिरना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, जो भी होगी वो क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगी। तो वैसे ही अगर इस पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पे लगातार थीटा बदलता जा रहा है, यहाँ देखिए ये थीटा क्या हो गया होगा, थीटा 0 हो गया, यहाँ पे बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। वापस से यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट तो यूं इसकी वेलोसिटी हो गई। इसको वापस से क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, vx कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं और vy कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो ये जो एंगल हमारा था ये थीटा डैश था, थीटा 1 था, थीटा 2 जो है, ये लगातार एंगल क्या होता जाएगा, एंगल इसका लगातार चेंज होता जाएगा। और जो इसकी वेलोसिटी है ux, अगर देखें ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये तो चेंज होने वाली नहीं, ये बिल्कुल वैसे होगी जो हमारे कार और बस की वेलोसिटी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स तो एक्ट ही नहीं कर रहा। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं
कि जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर वही वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग बात करें तो लगातार वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, जैसे कि हमारा फ्री फॉल के केस में लगातार चेंज होता जा रहा है। तो वापस से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मोशन इन प्लेन है इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, और जो भी हमको